यूपी पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा है, अब उसमें कुछ ही समय जो है अवशेष रह गए हैं। और इस दृष्टि से रिवीजन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पीसीएस का एग्जामिनेशन जब भी आप देने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और पीवाईक्यू में भी वो सारे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट करते हैं, ऐसे प्रश्न जो बार बार रिपीट होते हैं और जिनके रिपीटेशन की संभावना सर्वाधिक है, उन प्रश्नों का अगर आपने अच्छे तरीके से रिवीजन करा हुआ है तो निश्चित रूप से आपको एक एज मिल जाती है प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए। इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए फ्रीडम स्ट्रगल का जो सेक्शन है वहाँ से जो पीवाईक्यूज़ हैं और जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं एफएक्यूज़ की कैटेगरी में आते हैं, वो प्रश्न हम आपके लिए लेकर के इस वीडियो के माध्यम से आ रहे हैं। और इसमें पहला प्रश्न है, इन लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। और इसका ए ऑप्शन दे रखा है एनी बेसेंट ने, बी जी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक, एम के गांधी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। और इसका जो सही उत्तर है वो डी ऑप्शन सही है। ये डी ऑप्शन होगा, ये सी है और ये डी ऑप्शन होगा। तो डी ऑप्शन इसका सही है। और थोड़ा सा आपको हम कुछ यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन देना भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि पीवाईक्यू जब आप करें तो उससे जुड़ी हुई रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन को देख लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, आपके लिए फ्रूटफुल होता है, क्योंकि यहाँ से आपके लिए प्रश्न बनने की संभावना और बहुत अधिक हो जाती है। अगर हम लंदन की बात करें तो ये एक क्रांतिकारियों का प्लेस रहा, यहाँ श्यामजी कृष्ण वर्मा रहे, वीडी सावरकर भी यहाँ पर थे, इसी तरह मदन लाल धींगरा जो थे वो भी यहाँ पर रहे, लाला हरदयाल, इनका भी यहाँ पर आना जाना रहा है। फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही 1905 में, कब किया है, 1905 में भारत स्वशासन समिति बनाई थी। क्या बनाई थी, भारत स्वशासन समिति। और ये जो भारत स्वशासन समिति थी इसी की स्थापना की, जिसे क्या कहा गया, इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता है। किस हाउस के नाम से जाना जाता है, इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता है। और यहीं इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिया होम रूल सोसाइटी बोलते हैं। यानी भारत स्वशासन समिति को ही हम इंडियन होम रूल सोसाइटी बोलते हैं। इसे इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता है। और इसने एक पत्र निकाला था जिसका नाम था सोशियोलॉजी या सोशियोलॉजिक। और फिर अगर हम बात करें तो श्याम जी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये जब लंदन में इनकी ये गतिविधियां रहीं, क्रांतिकारी गतिविधियां रहीं, तो फिर ये अंततः क्या हुआ कि जब ब्रिटिश सरकार ने इनका दमन शुरू किया और ये लंदन में चले गए, लंदन को छोड़ दिया इन्होंने और ये पेरिस आ गए। कहाँ आ गए थे, पेरिस आए। और फिर अंततः फाइनल ये जेनेवा में चले गए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि फाइनली ये कहाँ गए, जेनेवा चले गए। और अगर हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इनका संबंध होम रूल सोसाइटी से है। और एम के गांधी का उदय कब होता है, जब वो 1915 में भारत पहुंचते हैं। तो उसके बाद से लेकर के 1948 तक उनका काल जो है वो गांधी युग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी से हुई। अब इस प्रश्न को थोड़ा समझने से पहले इसके बैकग्राउंड को भी समझेंगे और इसके उत्तर को भी समझेंगे। और षड्यंत्र, देखिए ये षड्यंत्र जो शब्द है इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में लाहौर षड्यंत्र, काकोरी षड्यंत्र, इसी तरीके से पेशावर षड्यंत्र, कई सारे इस तरीके के हमको जो है षड्यंत्र मिलते हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से। इस प्रश्न में हम लाहौर षड्यंत्र की भूमिका को समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम देखें, राम प्रसाद बिस्मिल एक ऑप्शन दे रखा है, दो ऑप्शन में रोशन सिंह है और इन दोनों का संबंध किससे, काकोरी कांड से है। तो यहाँ आप इसको जो है क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। और सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों चार बचे, तो जहाँ पर 3 और 4 दे रखा है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब ये लाहौर षड्यंत्र था क्या, लेकिन जब साइमन कमीशन आया उसका विरोध हुआ, उसके विरोध में लाला लाजपत राय को जो है लाठीचार्ज में वो घायल हुए, उनकी एक तरीके से मृत्यु हुई। तो उनकी हत्या का बदला लेने के लिए क्रांतिकारियों ने क्या किया, 17 दिसंबर 1928, देखिए कभी कभी मैच करने के लिए आ जाता है, 17 दिसंबर 1928 को क्या हो रहा है, 1928 को स्कॉट जिसके नेतृत्व में लाठीचार्ज हुआ था, वहाँ पर सैंडर्स और उनके रीडर चरण सिंह की हत्या कर दी गई थी। सैंडर्स की और चरण सिंह की जो है हत्या कर दी गई और इसी को लाहौर षड्यंत्र कहा गया। इसमें आरोपी किसको बनाया गया था, राजगुरु तो थे ही, सुखदेव थे ही, साथ में भगत सिंह को भी जो है इसमें आरोपी बनाया गया।
और भगत सिंह को भी फांसी दी गई थी। और ये फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च को दी गई थी, 23 मार्च को। और किस वर्ष दी गई थी ये आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। गांधी इरविन समझौते से पहले ये फांसी दी गई थी, आप इसे हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं कि बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय, बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयत्नों का फल था? अब BM मालाबारी ए ऑप्शन, DK कर्वे बी ऑप्शन, MG रानाडे सी ऑप्शन और D रमाबाई। अब अगर इस प्रश्न का हम देखें तो किसके चलते ये हुआ था, प्रथम महिला विश्वविद्यालय बना था? तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो बना था वो DK कर्वे के प्रयासों से बना था। यानी DK कर्वे के प्रयत्नों से भारत में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, DK कर्वे के प्रयत्नों से। लेकिन अब BM मालाबारी क्यों प्रसिद्ध हैं? तो देखिए यहाँ BM मालाबारी को भी समझ लीजिए कि MG रानाडे जो थे वो तो महाराष्ट्र के क्या थे? धर्म सुधारक नेता थे, धर्म सुधारक या सुधारवादी आप कह सकते हैं, राजनेता थे। और इन्होंने केशव चंद्र सेन, किसके साथ मिलकर के? केशव चंद्र सेन के साथ मिलकर के महाराष्ट्र में किसकी स्थापना की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? MG रानाडे ने की थी। और DK कर्वे कौन है? बम्बई के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना इनके प्रयत्नों से हुई। और फिर अगर हम देखें पंडित रमाबाई, तो पंडित रमाबाई ने क्या किया था? महिला सेवा सदन, महिला सेवा सदन की स्थापना करी थी। कहाँ पर करी थी? पूना में करी थी। तो महिला सेवा सदन की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी, पुणे में की थी। DK कर्वे जो थे बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। और MG मालाबारी, अब MG मालाबारी ने क्या किया था? एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 इनके द्वारा प्रयत्नों से पारित हुआ था। यानी इसके लिए इन्होंने प्रयास किया। और ये क्या था? इसके माध्यम से 12 वर्ष की कम आयु के जो लड़कियां थी उनकी शादी की मनाही कर दी गई। यानी बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक महत्वाकांक्षा है कि मैं क्या करूं? महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में इसकी सहायता करूं। ये घोषणा किसने की थी? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। और इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? कर्जन है। देखिए कर्जन ने ये बात कही थी। और कर्जन भारत का जब वायसराय था तो उसके समय में ये बात कही गई कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में मैं इसकी सहायता करूं। इस स्टेटमेंट को आप ध्यान रखें। और लेकिन साथ ही साथ जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। और लॉर्ड डफरिन ने 1886 का जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जो कि कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1886 का। तो इस अधिवेशन से पहले उन्होंने क्या दिया था? एक उद्यान भोज दिया था। किसको दिया था? कांग्रेस के प्रतिनिधियों को दिया था। लेकिन बाद में कांग्रेस की इन्होंने आलोचना करी, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से अपनी मांगें स्वतंत्रता के दिशा में रखनी प्रारंभ करी और उसके चलते ये कांग्रेस के विरोधी हो गया था। और इसने कांग्रेस को क्या कहा था? डफरिन ने, यहाँ पर डफरिन की बात हो रही है, डफरिन ने कांग्रेस को क्या कहा था? सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। यानी एक ऐसी संस्था जो भारतीयों के बहुत छोटे से संख्या के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। और कांग्रेस की मांगों को अज्ञात में छलांग, अज्ञात में छलांग, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अज्ञात में छलांग किसने कहा था? डफरिन ने कहा था। यदि कांग्रेस की मांगों को अज्ञात में छलांग किसने कहा था? डफरिन ने कहा था। लेकिन शांतिपूर्ण अवसान ये किसने कहा था? ये कर्जन का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? अब देखिए कांग्रेस ने 24 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, चौरी चौरा कांड हुआ, उसके चलते फिर बाद में गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। अब
किसने ये कहा कि गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लेकर के आया? तो देखिए, गांधी जी का विरोध तो कई लोगों ने किया। अगर हम बात करें तो कांग्रेस में जब 24 फरवरी 1922 में जो सम्मेलन हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था? पहले तो ध्यान रखिए, ये बारदोली में हुआ था। अब बारदोली कहाँ है, या आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। फिर बारदोली में ही एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया कांग्रेस की तरफ से कि ऐसी सभी गतिविधियों में रोक लगा दी जाए जिससे कानून का उल्लंघन होता है। क्या होता है? कानून का उल्लंघन होता है। तो ये उल्लंघन के चलते, वायलेशन के चलते क्या किया गया? इन्होंने कहा कि अब कांग्रेस ऐसी किसी गतिविधियों में भाग नहीं लेगी, और ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया। और लेकिन जो कांग्रेस के नेता थे, जैसे C.R. दास थे। कौन थे? C.R. दास। इसी तरीके से मोतीलाल नेहरू। फिर और कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। इन सभी लोगों ने, जवाहरलाल नेहरू, JLY, है ना, इन लोगों ने क्या किया? गांधी जी से अपने आंदोलन के निर्णय से जो लिया था कि अब कांग्रेस ऐसे किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेगी जिससे कानून का उल्लंघन होता है। इन लोगों ने, किन लोगों ने? मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, C.R. दास ने कहा कि हम असहमति प्रकट करते हैं और ये निर्णय सही नहीं है। लेकिन निंदा प्रस्ताव नहीं पारित किया था। निंदा प्रस्ताव किसने पारित किया था? डॉक्टर मुंजे ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर मुंजे ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है और हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? अब देखिए, ये स्टेटमेंट भी है, कई बार आया है, रिपीट किया हुआ है, और इस प्रश्न को भी आप ध्यान में रखें। कई बार स्टेटमेंट वाइज प्रश्न आ जाते हैं MCQs में, और ये जो है इसमें आप ध्यान रखें कि महात्मा गांधी, आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए। ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? अब अगर आपने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन आपने किया है तो आप इसके आंदोलन को समझ लेंगे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है वंदे मातरम जो है राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया था। और ये बंगाल का अब जो विभाजन हुआ था, कब हुआ था? तो ये भी आप याद रख लें, मैचिंग में आ जाता है। 16 अक्टूबर को हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को। कब हुआ था? 1905 को हुआ था। बाकी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कांग्रेस पर किसने अनुनय विनय और साथ ही साथ जो है विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो कांग्रेस पर अनुनय विनय और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया, ये लगाया था BG तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, और यही ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट, नीचे पत्रिकाओं की एक सूची दी गई है, उनमें से किनका संबंध एनी बेसेंट से था? अब देखिए, एनी बेसेंट को देखना है कि यंग इंडिया, अगर आप जानते हैं तो यंग इंडिया किसका निकाला हुआ था? आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। लेकिन अगर हम एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट ने एक पेपर निकाला था न्यू इंडिया, तो आप इसको निकाल सकते हैं। वन ऑप्शन कहाँ कहाँ दे रखा है? 1 और 2 और 1 और 4। अब 1 और 2 में देखें तो यंग इंडिया, मैंने पहले ही आपसे कहा कमेंट करके बताएं ये किसका निकाला हुआ है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और 1 और 4 में क्या है? कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ क्या है? ये 1 और 4, C ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा। ये दोनों पेपर जो निकले हुए हैं किसके हैं? वो एनी बेसेंट के निकाले हुए हैं। और यंग इंडिया जो है वो महात्मा गांधी का है। तो जिसको ये बात मालूम है वो इजीली जो है इसको एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है, अब उनका नाम उल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। अब सूची में देखिए, एक स्थान बलिया दे रखा है, सतारा दे रखा है, हजारीबाग, मेरठ, आगरा, ये 5 जगह दे रखे हैं। तो कहाँ कहाँ बनी थी समानांतर सरकार? थोड़ा इसको हम लोग देख लेते हैं। एक सरकार तो बनी थी बलिया में, और बलिया में जो सरकार बनी थी वो बनी थी अगस्त 1942 में, ठीक। और यहाँ पर चित्तू पांडे ने, यानी बलिया की जो जो सरकार थी, जो समानांतर सरकार थी, वहाँ उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? चित्तू पांडे कर रहे थे। फिर एक सरकार बनी थी तामलुक में। तामलुक कहाँ था? इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है, मगर एक तामलुक में बनी थी। और तामलुक कहाँ था? बंगाल के मिदनापुर में था, मिदनापुर ज़िले में था। और इसकी स्थापना कब हुई थी इस सरकार की? तो ये दिसंबर 1942 से लेकर के 44 तक,
ये सरकार चली। और यहाँ की जातीय सरकार ने, यानी तामलुक की जो जातीय सरकार थी, यहाँ की सरकार ने जो तूफान पीड़ित थे उनको सहायता कार्यक्रम उनके लिए प्रारंभ किया था। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि कहाँ स्थापित हुई समानांतर सरकार ने तूफान पीड़ितों के लिए सहायता कार्यक्रम आरंभ किया था। तो तामलुक मिदनापुर की जो सरकार समानांतर थी उसने ये कार्यक्रम चलाया था। फिर सतारा में एक सरकार स्थापित हुई थी, तो सतारा जो है महाराष्ट्र में है, और ये जो सरकार स्थापित हुई थी 1943 से लेकर के 45 तक थी। और ये सबसे लंबे समय तक चलने वाली जो थी वो समानांतर सरकार थी। और ये जो सतारा की सरकार थी इसका नाम प्रति सरकार भी है, प्रति सरकार भी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी यहाँ के जो सतारा के जो प्रमुख नेता थे, नाना पाटिल थे, वाई चावाण थे, ये सब प्रमुख नेता थे। अब यहाँ से आप एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं। एक तो बलिया ऑप्शन हो गया, दूसरा सतारा हो गया, और यहीं पर आपका जो है ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा कि कौन सा आंसर जो है इसका सही है।